हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विनय एकेडमी। मैं आपको मध्यकालीन भारत की सीरीज करा रहा हूं और आज मैं आपके साथ लेकर हूं इसका भाग 16, जो कि मध्यकालीन भारत का अंतिम भाग है। ये आखिरी भाग है और इससे हमारा मध्यकालीन भारत का पूरा पोर्शन समाप्त हो जाएगा और इस तरीके से हम पार्ट 1 से लेकर पार्ट 16 तक के संपूर्ण मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में जान लेंगे। तो ये इसका आखिरी वीडियो है मध्यकालीन भारत का। तो मैंने कल पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके भाग 15 तक बता दिया था कि किस तरीके से मध्यकालीन भारत में हमने उनका जो मुग़ल काल का क्या उनकी किस तरीके से टैक्स लगाते थे, किस तरीके से उनका प्रशासन था, इस तरीके के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कि मुग़ल कालीन चित्रकला क्या थी, मुग़ल काल में चित्रकला का क्या स्थान था, कौन कौन से चित्रकार थे, कौन कौन प्रकार की चित्रकला थी। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि इसकी स्थापत्य कला क्या थे, स्कल्पचर क्या थे, साहित्य क्या था। ठीक है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे मेरे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको हर एक पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मुग़ल कालीन चित्रकला। बेहजाद यानी कि पूर्व का राफेल पारस का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो राफेल है, ये एक फ्रांस के एक बहुत बड़े चित्रकार थे। आपने आजकल इनका नाम सुना होगा कि राफेल जो है ना, वो एक हवाई जहाज यानी विमान है भी है। हाँ, तो ये उन्हीं के नाम से ही रखा गया है। फ्रांस का है और भारत ने खरीदा, भारत में इसका नाम भी राफेल ही है। ठीक है ना। तो राफेल जो था वो फ्रांस का बहुत ही बड़ा चित्रकार था, बहुत ही फेमस चित्रकार था फ्रांस का। अब उसकी तुलना हम उसी से कर देते हैं, जैसे हम कह देते हैं कि जो समुद्रगुप्त था उसको सिकंदर कहा जाता था, भारत के सिकंदर कहा जाता था, है ना। तो इसी तरीके से जो बेहजाद जो था उसको पूर्व का राफेल बोलते थे। बेहजाद को पूर्व का राफेल मतलब कोई विमान मत समझिए। राफेल का मतलब फ्रांस के एक फेमस चित्रकार से उनकी तुलना की गई है बेहजाद की। बेहजाद को पूर्व का राफेल, जो कि था मूलतः फारस का एक प्रसिद्ध चित्रकार था, वह बाबर का समकालीन था, यानी कि बाबर के टाइम पीरियड का था। बाबर की जो एक आत्मकथा है यानी कि ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है तुझके ए बाबरी, में बाबर ने बेहजाद को अग्रणी श्रेणी का चित्रकार माना है या कहा है। क्या आपको ये लाइन समझ में आ गई कि जो बेहजाद है, जिसको पूर्व का राफेल के नाम की संज्ञा दी गई है, फारस का एक प्रसिद्ध चित्रकार था और ये बाबर के समकालीन था। बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है ना, तुझके ए बाबरी या तुजुक आ बाबरी, में बाबर ने इसका वर्णन बहुत ही अग्रणीय यानी कि बहुत ही अच्छे चित्रकार के रूप में किया है। अब हम बाबर की बात देखते हैं। हुमायूं काल में चित्रकला का क्या स्थान था, इसके बारे में हम समझते हैं। मुग़ल कालीन चित्रकला की नींव हुमायूं के काल में पड़ी। अगर मुग़ल काल में चित्रकला की शुरुआत हुई तो वो हुमायूं के काल में हुई। हुमायूं काल के चित्रकार जो थे वो थे, एक तो थे भैया मीर सैयद अली, क्या नाम था इनका, मीर सैयद अली, और दूसरे थे अब्दुर्रसमद। दो चित्रकार थे, एक तो मीर सैयद अली, दूसरे थे अब्दुर्रसमद। दोनों ही चित्रकार जो थे वो फारस के थे। कहाँ के थे? फारस के थे। ठीक है ना। सैयद अली बेहजाद का शिष्य था। जो सैयद अली जो था, मीर सैयद अली, वो बेहजाद का शिष्य था। हुमायूं ने इन दोनों
चित्रकारों को दिल्ली लेकर आया था। जब वो आया था तो वो फारस से, तो वो उनको भी अपने साथ लेकर आया था। इस तरह मुगल काल में विधिवत चित्रकला की शुरुआत हुई, यानी कि हुमायूं के काल में इस तरीके से चित्रकला की शुरुआत हुई। अब एक हम ये पॉइंट समझते हैं कि दास्तान ए अमीर हमजा क्या होता है। दास्तान ए अमीर हमजा क्या होता है? यह एक चित्रित पांडुलिपि ग्रंथ है जिसको हुमायूं ने शुरू करवाया था। हुमायूं ने इस कार्य के लिए मीर सैयद अली को नियुक्त किया था। जो दास्तान ए अमीर हमजा है वो एक चित्रित पांडुलिपि ग्रंथ है जिसको हुमायूं ने तो शुरू कराया, और हुमायूं ने इस कार्य के लिए मीर सैयद अली को नियुक्त किया। बाद में अकबर ने इसको करने के लिए आदेश दिया। यह 1200 चित्रों का एक संग्रह है, कलेक्शन है। मौलिक ग्रंथ अरबी भाषा में था जिससे मीर सैयद का एक संग्रह है। मौलिक ग्रंथ अरबी भाषा में था जिसे मीर सैयद अली एवं अब्दुर्रसमद के नेतृत्व यानी कि लीडरशिप में फारसी भाषा में इसको अनुवाद कराया गया था। तो ये तो हमने समझ ली कि हुमायूं के समय चित्रकला की क्या स्थिति थी। अब हम समझते हैं कि अकबर के कालीन चित्रकला की क्या स्थिति थी। अकबर ने अब्दुर्रसमद को श्री कलम की उपाधि दी थी। अकबर ने अब्दुर्रसमद को श्री कलम की उपाधि दी थी। हुमायूं ने वीर सैयद अली को नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी। इस पॉइंट को आप याद रखिए कि अकबर ने अब्दुर्रसमद को श्री कलम की उपाधि दी थी और हुमायूं ने मीर सैयद अली को नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी। अब अकबर कालीन प्रमुख चित्रकारों के बारे में हम समझते हैं कि अकबर के टाइम पीरियड के दौरान कौन कौन से चित्रकार हुए। तो अकबर के समय जो चित्रकार थे उनमें जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे दसवंत, बसावन, महेश, लाल, मुकुंद, सावलदास और अब्दुर्रसमद। ये अकबर के कालीन के प्रमुख चित्रकार थे। इनको आप ध्यान रखिएगा। एक तो थे दसवंत, बसावन, महेश, लाल, मुकुंद, सावलदास तथा अब्दुर्रसमद। अगला पॉइंट है कि रज्मनामा क्या है। रज्मनामा यह अकबर के काल में शुरू हुआ। अकबर के काल में यह अकबर के काल में शुरू किया गया था, जिसे महाभारत का फारसी अनुवाद ग्रंथ था। यानी कि जो हमारी जो महाभारत है, ये जो हमारी महाभारत है, इसका फारसी अनुवाद का नाम था रज्मनामा। याद रखिएगा, जो हमारी महाभारत जो धार्मिक पुस्तक है इसका फारसी अनुवाद का नाम था रज्मनामा। रज्मनामा को दसवंत ने बनाया था। इस पॉइंट को याद रखिए। जो रज्मनामा है, जो महाभारत है जिसको फारसी में अनुवाद किया गया है, इसको दसवंत ने बनाया था एवं चित्रणकार का पर्यवेक्षण मोहम्मद शरीफ ने किया था। और इसमें जो चित्र बनाए थे वो किसने बनाए थे? मोहम्मद शरीफ ने बनाए थे। ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि बसावन अकबर के समय का सबसे अच्छा चित्रकार था, बेस्ट आर्टिस्ट था बसावन। इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो बसावन थे वो अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अकबर के समय छवि चित्रकारी यानी कि फ्रेस्को पेंटिंग की शुरुआत हुई थी। ये पूछा जा सकता है कि किस मुगल कालीन शासक के समय छवि चित्रकारी यानी कि फ्रेस्को पेंटिंग की शुरुआत हुई थी? तो वो कौन थे? अकबर। अकबर के समय ही छवि चित्रकारी यानी कि फ्रेस्को पेंटिंग की शुरुआत हुई थी। अकबर की जो पुस्तक है आईने अकबरी, जिसको हम अकबरनामा भी बोलते हैं, याद रखिए। अकबर की जो पुस्तक है अकबरनामा, या इसके 10वें अध्याय को बोलते हैं आईने अकबरी। यानी कि अकबर की जो पुस्तक है आईने
ए अकबरी में 17 चित्रकारों के नाम दिए गए हैं। अकबर की जो ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि अकबर तो स्वयं पढ़ा लिखा था नहीं। तो अकबर की जो पुस्तक थी आईने अकबरी में, उसमें इन्होंने 17 यानी कि 17 चित्रकारों के नाम बताए हैं, जिनमें जो प्रमुख चित्रकार थे उनकी हम चर्चा करेंगे। दसवंत, बसावन, केशव, महेश, लाल, मुकुंद, माधव, सैयद अली, अब्दुल समद, जिसको अब्दुल रसमत भी बोलते हैं, खेमकरण, हरिवंश, जगन एवं राम। तो ये तो हमने जो चित्रकला की बात की वो हमने अकबर के टाइम पीरियड की बात की। अब हम समझेंगे कि जहांगीर कालीन चित्रकला का क्या स्थान था, जहांगीर के काल में चित्रकला की क्या स्थिति थी, क्या पोजीशन था, क्या स्टेटस था जहांगीर के समय। जहांगीर ने अका रेजा नामक चित्रकार, जहांगीर के काल में अका रेजा नामक चित्रकार के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की स्थापना की थी। यानी कि जहांगीर ने अका राजा नामक चित्रकार के लीडरशिप में एक आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना करवाई थी। तो इनका नाम याद रखिए, क्या नाम है? अका राजा। और मुगल काल में जितने भी शासक हुए उनमें जहांगीर का ही टाइम पीरियड था जिसमें चित्रकला सबसे अच्छे टाइम पीरियड पे थी। यानी कि जहांगीर के काल में जो मुगल चित्रकला थी वो अपने चरमो उत्कर्ष पे थी, सबसे बेस्ट स्थिति में थी जहांगीर के टाइम पीरियड में। जहांगीर के कालीन जो चित्रकला की क्या क्या विशेषताएं थी उनके बारे में हम समझेंगे। पहली विशेषता ये थी कि मोरक्का यानी कि एल्बम के रूप में चित्र बनने लगे। दूसरी विशेषता थी कि अलीकृत हसिया वाले चित्र बनने लगे। तीसरी विशेषता ये थी कि चौड़े हसिये को फूल, पत्ती, पेड़, पौधों व मनुष्य की आकृतियों से अलंकृत किया जाने लगा। और चौथी जो विशेषता थी, छवि चित्रों पे सबसे ज़्यादा बल दिए जाने लगा। जहांगीर के दरबार के जो प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे उनके बारे में हम समझते हैं। जहांगीर के समय या जहांगीर के दरबार में 10 चित्रकार थे। कौन कौन से? अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिशन दास, अका रिजा, मनोहर, मोहम्मद मुराद, मोहम्मद नासिर, दौलत और गोवर्धन, जिसमें सबसे ज़्यादा गोवर्धन और अबुल हसन और अका रिजा ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि ये जो फेमस जो चित्रकार हैं वो किस मुगल शासक के दरबार में थे। तो आप इसको बहुत ध्यान से लर्न कर सकते हैं। जहांगीर ने बिशन दास को अपने दूत खान आलम के साथ फारस के साय के दरबार में चित्र बनाने के लिए भेजा था। जहांगीर ने बिशन दास को अपने दूत खान आलम के साथ फारस के साय के दरबार में चित्र बनाने के लिए भेजा था। जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। सबसे अच्छे जो चित्रकार थे जहांगीर के टाइम में वो तो एक थे उस्ताद मंसूर और दूसरे थे अबुल हसन। जहांगीर के द्वारा मंसूर और अबुल हसन को 2 उपाधि दी गई थी। पहला, उस्ताद मंसूर को उपाधि दी गई थी नादिर उल असर की। दूसरा, अबुल हसन को दी गई थी नादिर उल जमा की। उस्ताद मंसूर जो था वो पक्षियों की चित्रकारी और फूल चित्रकारी का बहुत बड़ा विशेषज्ञ था।
इसे साइबेरिया का बिरला सारस, बंगाल का अनोखा पुष्प, जो साइबेरिया का जो बिरला सारस है और बंगाल का जो अनोखा पुष्प है, ये उस्ताद मंसूरी के द्वारा बनाए गए फेमस चित्र थे। इसको आप याद रख सकते हैं कि साइबेरिया का बिरला सारस और बंगाल का अनोखा पुष्प ये उस्ताद मंसूरी के द्वारा ही बनाए गए प्रसिद्ध चित्र थे। अबुल हसन की बात करें तो अबुल हसन ये व्यक्ति के चित्रों का विशेषज्ञ था। इसकी प्रमुख विशेषता रंग योजना थी। अबुल हसन ने तुझके जहांगीर के मुख्य पृष्ठ का चित्र बनाया था। इस चीज़ को आप बहुत ही इम्पोर्टेंट आप ध्यान रख सकते हैं कि अबुल हसन ने तुझके ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ यानी जो कवर पेज होता है ना, कवर, उस कवर का चित्र अबुल हसन ने ही बनाया था। अब जहांगीर के बाद समझते हैं कि शाहजहां के काल में चित्रकला की क्या स्थिति थी। शाहजहां के काल में चित्रकला की अवनति हुई। अवनति का मतलब ह्रास हुई, यानी कि वो स्थिति नहीं हुई जो पहले थी और बल्कि कमी हो गई, खराब स्थिति में पहुंच गई। शाहजहां के काल में स्थापित कला को इन्होंने अधिक महत्व दिया। जहां जहांगीर ने चित्रकला को सबसे ज़्यादा महत्व दिया तो शाहजहां ने चित्रकला को महत्व ना देकर स्थापित कला को अधिक महत्व दिया। यानी कि उसने जो स्थापित कला है, स्कल्पचर है, उसको ज़्यादा वैल्यू दी। शाहजहां के काल में प्राकृतिक चित्रों से ज़्यादा भौतिक चित्रों का नामांकन किया गया। शाहजहां के टाइम पीरियड में प्राकृतिक चित्रों से ज़्यादा भौतिक चित्रों का नामांकन किया गया। शाहजहां के काल में जो भी चित्र में उन सब में शाहजहां को सर्वोत्तम वस्त्र और आभूषण धारण किए चित्रित किया गया। यानी कि शाहजहां के टाइम पीरियड के जो भी चित्र मिलते हैं उन सभी चित्रों में उसे सबसे अच्छे वस्त्रों और आभूषण धारण किए हुए दिखाया गया है। शाहजहां काल के जो चित्रकार थे वो थे फ़कीर उल्लाह शाहजहां के टाइम पीरियड, मीर हासिम, मुरार, मोहम्मद नादिर, अनूप एवं चित्र। ये शाहजहां के टाइम पीरियड के प्रमुख चित्रकार थे। अब चित्रकला की किशनगढ़ शैली के बारे में समझते हैं कि चित्रकला की किशनगढ़ शैली क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। किशनगढ़ शैली राजस्थान की एक चित्रकला शैली है। जो किशनगढ़ शैली है वो राजस्थान की एक प्रमुख चित्रकला शैली है। इसका विकास महाराजा मानसिंह और सावंत सिंह के शासनकाल में हुआ था। इसका जो विकास है वो महाराजा मानसिंह और सावंत सिंह के शासनकाल में हुआ था। महाराजा जो मान सिंह थे और सावंत सिंह, उन्होंने किशनगढ़ शैली को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। एक फेमस चित्र जो अक्सर आप देखते हैं, ये एक राजस्थान की बहुत ही फेमस चित्रकला है। इसे बोलते हैं बनी ठनी चित्र। क्या बोलते हैं इसको? बनी ठनी चित्र। इस आप इमेज को आप देख रहे हैं ना, यही इमेज है, इसको बनी ठनी चित्र भी बोलते हैं। इस इमेज को क्या बोलते हैं? बनी ठनी चित्र बोलते हैं। यह किशनगढ़ शैली की सबसे अच्छी कृति है, सर्वोत्तम कृति है। इस चित्र को निहाल चंद्र ने बनवाया था। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ना, इस चित्र को निहाल चंद्र ने बनवाया था। बनी ठनी का शाब्दिक अर्थ होता है सजी धजी। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा भी कहते हैं। जैसे मोनालिसा बहुत ही इटली की बहुत ही फेमस पेंटिंग थी, उसी तरीके से बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वो कौन सी चित्रकला है जिसको भारत की मोनालिसा कहते हैं, तो बनी ठनी को। अब हम समझते हैं कि औरंगजेब के काल में चित्रकला की क्या स्थिति थी।
औरंगजेब के काल में चित्रकला की क्या स्थिति थी, इसके बारे में हम समझते हैं। औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम के खिलाफ माना, इस्लाम विरुद्ध मानकर उसे बंद करवा दिया। औरंगजेब ने माना कि जो चित्रकला है वो इस्लाम के खिलाफ है, और पुराने चित्रों को भी उसने चूने से पोत दिया था। किंतु उसके शासनकाल के अंतिम वर्षों में उसने चित्रकारी में कुछ रुचि ली थी। औरंगजेब के समय के चित्रकार मुगलों के यहाँ से हटकर अन्यत्र जाकर बस गए, क्योंकि वो तो चित्रकला के खिलाफ था, इसलिए स्वाभाविक है वहाँ से हटकर दूसरी जगह चले गए, जहाँ पर उन्होंने अनेक क्षेत्रीय चित्रकला शैलियों का विकास किया। तो ये सब थी, हमने आपको पूरी कहानी बताई कि मुगल काल में चित्रकला की क्या स्थिति थी। अब हम आपको बताएंगे कि मुगल कालीन स्थापत्य कला की क्या विशेषता थी और किस राजा के टाइम में स्थापत्य कला की क्या स्थिति थी, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मुगल कालीन स्थापत्य कला जो थी वो इस्लामी एवं भारतीय कला का मिश्रण थी, यानी कि जो इस्लामी जो कला है, इस्लामी प्लस इंडियन, दोनों कला की ये मिश्रण थी, मिक्स करके बनाई गई थी जो इसकी स्थापित कला है। पीतरादूरा, जिसे हम बोलते हैं पच्चीकारी, संगमरमर पर जवाहरात से की गई सजावट को हम पीतरादूरा बोलते हैं या पच्चीकारी बोलते हैं। संगमरमर पर जवाहरात से की गई सजावट को हम पीतरादूरा या पच्चीकारी कहते हैं, और यही मुगल कालीन की स्थापित कला की सबसे बड़ी अनूठी यूनिक स्पेशलिटी थी। यही उसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी थी कि संगमरमर पर जवाहरात से की गई सजावट, जिसको हम पीतरादूरा या पच्चीकारी बोलते हैं। अब हम समझते हैं कि मुगल काल में बाबर कालीन स्थापित कला की क्या स्थिति थी। बाबर ने आगरा के निकट आरामबाग और रामबाग बगीचे बनवाए थे। बाबर ने आगरा के निकट आरामबाग व रामबाग बगीचे बनवाए थे। बाबर ने पानीपत में काबुली बाग में एक मस्जिद भी बनवाई थी। ये बाबर ने 2 काम करवाए थे। कौन कौन से कराए थे? एक तो उसने आगरा के निकट आरामबाग और रामबाग बनवाए, दूसरा उसने पानीपत में काबुली बाग में एक मस्जिद बनवाई। तो ये जो विशेषता थी वो बाबर के कालीन की थी। हुमायूं कालीन स्थापित कला की बात करें कि हुमायूं के टाइम में स्थापित कला की क्या विशेषता थी या क्या स्टेटस था, क्या स्थिति थी हुमायूं के समय। तो हुमायूं ने दिल्ली में एक दीन पनाह नामक एक किले की स्थापना की थी। हुमायूं ने दिल्ली में एक दीन पनाह नामक किले की स्थापना की थी, जिसे आजकल दिल्ली का पुराना किला भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे हुमायूं के मकबरे के बारे में। हुमायूं के मकबरे के बारे में बात करेंगे। हुमायूं के मकबरे का जो निर्माण है वो हुमायूं की विधवा हमीदा बानो बेगम, जिसे हाजी बेगम भी कहते हैं, जो उसकी पत्नी थी हुमायूं की, ने अपनी पति की मृत्यु के 8 वर्ष बाद 1564 में इसे शुरू करवाया था, हुमायूं का मकबरा। इसका जो वास्तुकार था वो था मीराक मिर्जा गयास। ये हुमायूं के मकबरे का जो वास्तुकार था उसका नाम था मीरक मिर्जा गयास। और हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है। हुमायूं के मकबरे की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम समझते हैं कि हुमायूं के मकबरे की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये है कि यह दोहरी गुंबद वाला भारत का एकमात्र मकबरा है, टॉम्ब है। मकबरा को टॉम्ब बोलते हैं ना इंग्लिश। तो यानी कि ये एकमात्र ऐसा मकबरा है जिसमें दोहरी गुंबद का प्रयोग किया गया है, और किसी भी मकबरे में ऐसा नहीं है। दूसरा, हुमायूं के मकबरे की विशेषता है कि इसमें 4 बाग पद्धति का प्रयोग इसी मकबरे में किया गया है।
हुमायूं का जो मकबरा है वो अष्टभुजाए आकार का मकबरा है, अष्टभुजा वाले आकार का मकबरा है। इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है कि हुमायूं के मकबरे को क्या कहा जाता है, तो ताजमहल का पूर्वगामी। हुमायूं के मकबरे में मुगल वंश के सर्वाधिक 9 व्यक्ति दफनाए गए। हुमायूं के मकबरे में हुमायूं अकेला ही नहीं, मुगल काल के सर्वाधिक 9 व्यक्ति दफनाए गए हैं। किनको किनको दफनाया गया? हमीदा बानो बेगम को दफनाया गया है, बेगा बेगम को दफनाया गया है, हुमायूं की छोटी बेगम को दफनाया गया है, औरंगजेब का जो बड़ा भाई था दारस सिकोई यानी शाहजहाँ के लड़का उसको दफनाया गया, जहादर शाह को दफनाया गया, फरुक्कर सियार को दफनाया गया, रफ़ी उद्जार्त को दफनाया गया, रफ़ी उद्दौला को दफनाया गया और आलमगीर द्वितीय को दफनाया गया। यानी कि 9 व्यक्ति हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए हैं। हुमायूं के बाद समझते हैं कि शेर शाह सूरी के समय यानी कि शेर शाह कालीन स्थापित कला की क्या स्टेटस था, क्या स्थिति थी। शेर शाह सूरी ने दिल्ली के दीन पनाह के अंदर किला एक कोहिना मस्जिद का निर्माण करवाया। शेर शाह ने सासाराम जो कि बिहार में शेर शाह का मकबरे का निर्माण करवाया और शेर शाह का जो मकबरा है वो बिहार के सासाराम में। यह जो मकबरा है जो यानी कि ये जो टॉम्ब है यह अष्टकोणीय लोधी शैली पर आधारित है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि शेर शाह का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में है और जो मकबरा है ये अष्टकोणीय लोधी शैली पर आधारित है। हुमायूं के बाद समझते हैं अकबर कालीन स्थापित कला। अकबर के समय स्थापित कला की क्या स्थिति थी? अकबर कालीन स्थापित कला की क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में समझते हैं। अकबर के टाइम में बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था। सह तीरों का सबसे अधिक प्रयोग अकबर के समय में ही हुआ। मेहराबों के संरचनात्मक स्वरूप के स्थान पर अलंकरणों के लिए अधिक उपयोग हुआ था। ये अकबर के टाइम पीरियड में। अकबर के काल में जो गुम्मद थे वो लोधी शैली से प्रभावित थे। अकबर के टाइम में जो कुछ भवन का निर्माण में संगमरमर का प्रयोग हुआ था। अकबर कालीन स्थापित कला को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला स्टेप है आगरा, इलाहाबाद एवं लाहौर के किले। दूसरे स्टेप में है फतेहपुर सीकरी का निर्माण। आगरा फोर्ट की बात करें, आगरा के किले की, तो आगरे के जो किले का जो डिजाइनर था, आर्किटेक्चर था, वो था कसीम खां। याद रखिए, आगरे किले का जो वास्तुकार यानी कि जो आर्किटेक्चर था वो कसीम खां था, डिजाइनर था। इसका निर्माण अकबर के काल में हुआ, आगरे के किले का निर्माण, परंतु जहांगीर महल को छोड़कर अन्य सभी संरचनाओं को शाहजहां ने तुड़वा दिया था। केवल जहांगीर महल को छोड़कर जितनी भी इसमें संरचनाएं थी उसको शाहजहां ने बाद में तुड़वा दिया था। अकबर ने 1585 में लाहौर का किला बनवाया, लाहौर में जो कि इस समय पाकिस्तान में। 1570 में अजमेर का किला बनवाया। 1581 में अटक का किला बनवाया एवं 1583 में इलाहाबाद के किले का निर्माण करवाया, जिसमें लाहौर का किला और अटक का किला ये दोनों इस समय वर्तमान में पाकिस्तान में। अब समझते हैं कि अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी बनवाई थी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, उसके बारे में समझते हैं। जो फतेहपुर सीकरी है ये आगरा से 26 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में स्थित है। खानवा की लड़ाई के बाद जब बाबर पहली बार यहाँ पर आया तो उसने इस स्थान का नाम सीकरी रखा था। अकबर को संतान प्राप्ति के बाद अकबर ने सीकरी नाम के आगे फतेहाबाद जोड़ दिया और बाद में फतेहपुर सीकरी के नाम से ये
फेमस हुआ। अकबर ने 15 वर्षों तक इसे अपनी राजधानी बनाया, फतेहपुर सीकरी को, लेकिन पानी की कमी के कारण उसने पुनः आगरा को राज्य की राजधानी बना दिया। फार्ग्यूसन कहता है कि फतेहपुर सीकरी किसी महान व्यक्ति के मस्तक की एक प्रतिबिंब है, इमेज ऑफ अ ग्रेट मैन ऑफ फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का जो मुख्य वास्तुकार यानी कि जो मैन जो उसका आर्किटेक्चर डिजाइनर था वो था बहाउद्दीन था। कौन था? बहाउद्दीन था। फतेहपुर सीकरी में स्थित इमारतें कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा 1571 ईस्वी में अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। इसके दरवाजे पर ईसा मसीह से संबंधित कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं और इसकी ऊंचाई 55 मीटर है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ईसा मसीह से संबंधित जो कुछ पंक्तियां जो लिखी गई हैं वो बुलंद दरवाजे पर लिखी गई हैं। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल या हवा महल जो है ना वो पिरामिड आकार में 5 मंजिला भवन है। इसमें मीना बाजार लगाई जाती थी जिसमें राज परिवार से जुड़ी महिलाएं खरीदारी किया करती थी। जो पंचमहल जो हवा महल है ये पिरामिड आकार का एक 5 मंजिला भवन था जिसमें मीना बाजार लगता है, जिसमें राज परिवार से जुड़ी जितनी भी महिलाएं हैं वो खरीदारी किया करती थीं। अगला जो फतेहपुर सीकरी में इमारत है उसका नाम है दीवाने आम। यहाँ पे राजा और आम जनता के लिए बनवाए गए थे। दूसरा था दीवाने खास, इसमें राजा और राज्य के विशेष व्यक्तियों हेतु बनवाया गया था। इसके अलावा फिर अगली जो बिल्डिंग है जिसका नाम है जोधाबाई महल। जोधाबाई का जो महल है वो फतेहपुर के भवनों में सबसे बड़ी इमारत है। फतेहपुर सीकरी के जो भवनों में सबसे बड़ी इमारत जो है ना वो जोधाबाई का महल ही है। इसके साथ साथ वहाँ पे बीरबल का महल है, अबुल फजल का महल है, इबादत खाना है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। जहांगीर ने इसी शेख सलीम चिश्ती के मकबरे में संगमरमर का प्रयोग किया था। मरियम की कोठी है जोधाबाई महल के सामने, जोधाबाई महल के ठीक सामने मरियम की कोठी है। इस्लाम शाह का मकबरा है, वर्गाकार मेहराब का इसमें प्रयोग किया गया है इस्लाम शाह के मकबरे में। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में जो जामा मस्जिद है उसे फतेहपुर का गौरव कहा जाता है। इसका एक दूसरा नाम पत्थर की रूमानी कथा भी कहा जाता है। फतेहपुर सीकरी में एक तुर्की सुल्तान का महल है। तो जो तुर्की सुल्तान का महल है इसे पर्सी ब्राउन ने स्थापित कला का मोती कहा है। पर्सी ब्राउन ने इसको स्थापित कला का मोती कहा गया है। अब हम समझते हैं कि जहांगीर कालीन स्थापित कला की क्या स्थिति थी। जहांगीर के समय स्थापित कला पर अधिक बल नहीं दिया गया क्योंकि जहांगीर तो चित्रकला पर ध्यान देता था, स्थापित कला पे नहीं। अकबर का मकबरा। अकबर का जो मकबरा है वो आगरा के निकट सिकंदरा में स्थित है। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनाई थी परंतु इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया और ये एकमात्र ऐसा मकबरा है जिसमें गुम्मद का प्रयोग नहीं किया गया, अर्थात ये गुम्मद विहीन मकबरा है। एतमद्दौला का मकबरा। एतमद्दौला जो कि जहांगीर की जो पत्नी नूरजहां के पिता थे, नूरजहां के पिता थे एतमद्दौला का जो मकबरा है वो 1628 ईस्वी में बना और जो आगरा में स्थित है। इसका निर्माण नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग, जिसको एतमद्दौला की उपाधि दी गई थी, में करवाया था। यह एक पूर्ण रूप से संगमरमर से बना भारत का पहला एक स्थापित भवन है। अब समझते कि जहांगीर कालीन स्थापित कला की क्या विशेषता थी। जहांगीर के समय स्थापित कला की क्या स्थिति थी। जहांगीर तो भाई चित्रकला पे ध्यान देता ही नहीं था, उसे तो स्थापित कला ही अच्छी लगती थी।
इसलिए जहांगीर को स्थापित कला के लिए मुगल काल का वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जैसे चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर को कहा जाता है, इसी तरीके से शाहजहां के काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। याद रखिए, जो जहांगीर है वो चित्रकला में रुचि रखता था। किसकी रुचि रखता था? चित्रकला में। तो इसलिए इसको चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ। और जो शाहजहां है वो वास्तुकला में रुचि रखता था, इसलिए इसको वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के काल में संगमरमर का प्रयोग सर्वाधिक किया गया। आगरा के किले में शाहजहां द्वारा बनवाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट इस पॉइंट को याद रखिए कि आगरे के किले में शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। इसमें बादशाह का तख्त, जिसको बोलते थे मयूर सिंहासन, स्थापित किया गया था। इसी मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा लगा था। जो फेमस जो कोहिनूर हीरा है वो इसी मयूर सिंहासन में लगा था, जिसे बाद में अब्दुल शाह अहमद अली जो था अफगान शासक उठाकर ले गया था। दीवाने खास शाहजहां ने बनवाया था आगरा में। शाहजहां ने एक मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में करवाया था। इस चीज़ को ध्यान रखिए, जो आगरा में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। इसके अलावा मुसम्मन बुर्ज है वो शाहजहां ने बनवाई थी आगरा में। और जामा मस्जिद दिल्ली वाली नहीं, आगरा में भी है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था आगरा में। जहां आरा ने बनवाया था जामा मस्जिद। शाहजहां ने लाल किला का निर्माण दिल्ली में करवाया। इसका निर्माण शाहजहां ने नए बसाए गए अपने नगर शाहजहानाबाद में किया था। यह दिल्ली में स्थित लाल बलुआ पत्थर से बना है। इसके अलावा शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। दीवाने आम जो दिल्ली में लाल किला के अंदर बनवाया गया था, जहां पर मयूर सिंहासन रखा गया था, जब उसने अपनी राजधानी चेंज कर दी थी तब उसने दीवाने खास लाल किले के अंदर बनवाया। याद रखिएगा, जो दीवाने खास है और एक जो आगरा में बना है, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में, वो अकबर के द्वारा बना है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं हुई। और जो दिल्ली में लाल किला के अंदर बना है वो शाहजहां ने बनवाया। अब ताजमहल के बारे में समझते हैं। ताजमहल का निर्माण का जो टाइम पीरियड रहा वो 1632 से लेकर 1653 ईस्वी तक रहा। ताजमहल का जो मिस्त्री था उसका नाम था उस्ताद इंसा खां। इसके जो स्थापत्यकार आर्किटेक्चर थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। यमुना नदी के तट पर आगरा में शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल, जिसका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम की याद में बनवाया था। ताजमहल में जो नक्शान 20 उस्ताद इसके इंसा खां थे एवं मकबरे की जो योजना थी वो उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनवाई थी। ताजमहल में मुमताज एवं शाहजहां की कब्रें हैं। लाहौरी को शाहजहां ने नादिर उल आसिर की उपाधि दी थी। जो अहमद लाहौरी थे, उस्ताद अहमद लाहौरी, जो इसके स्थापत्यकार आर्किटेक्चर थे, शाहजहां ने जो ताजमहल बनाया था, उनको शाहजहां ने नादिर उल असर की उपाधि दी थी। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूचीकरण में शामिल किया था। अब हम समझते हैं कि औरंगजेब के समय स्थापित कला की क्या स्थिति थी। औरंगजेब ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अपनी पत्नी की याद में 1678 ईस्वी में रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण कराया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझिए। औरंगजेब ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अपनी पत्नी की याद में 1678 ईस्वी में रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण कराया था। इस मकबरे को बीबी का मकबरा या दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है, याद रखिए, या इसको ताजमहल की नकल भी कहा जाता है। जो बीबी का मकबरा है या दक्षिण का ताजमहल है वो औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी पत्नी की याद
में बनवाया था और इनकी पत्नी का नाम था रबिया उद दौरानी। औरंगजेब द्वारा 1660 में दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया। याद रखिएगा, इस पॉइंट में आप कंफ्यूज मत होइए। लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। लाहौर में औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था। लाहौर में औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था। औरंगजेब की बेटी थी जिसका नाम था जीन तुनिस्सा बेगम। क्या नाम था उसका नाम? जीन तुनिस्सा बेगम द्वारा 1711 ईस्वी में दिल्ली में जीनतुल मस्जिद, जिसे घाट मस्जिद कहते हैं, का निर्माण कराया था। इस पॉइंट को आप याद रखिए। औरंगजेब की बेटी जीन तुनिस्सा बेगम द्वारा 1711 ईस्वी में दिल्ली में जीनतुल मस्जिद यानी कि घाट मस्जिद का निर्माण कराया था। एक ये आपका यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो घाट मस्जिद है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया है, तो औरंगजेब की बेटी जीन तुनिस्सा बेगम द्वारा कराया गया था। तो मुगल काल में हमने देखा कि चित्रकला की क्या स्थिति थी, फिर हमने देखा स्थापत्य कला की क्या स्थिति थी। अब हम समझेंगे कि मुगल काल में साहित्य की क्या स्थिति थी। मुगल काल में साहित्य की क्या स्थिति थी। मुगल कालीन साहित्यों के प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक रचनाकार इस प्रकार हैं। सबसे पहले तुझ ए बाबरी, जिसको हम बाबरनामा कहते हैं, इसे स्वयं बाबर ने टर्की भाषा में लिखा था। इस पुस्तक का 4 बार फारसी अनुवाद शाहजहां के काल तक हुआ। ठीक है। बाबर के समय जो फारसी अनुवाद थे उनका नाम था शेख जैतुद्दीन ख्वाजा। कौन थे? शेख जैतुद्दीन ख्वाजा। और अकबर के समय इसका जो फारसी अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अगली जो पुस्तक है इसका नाम है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा की जो रचना है उसकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं नामा की रचना। अगली जो रचना है उसका नाम है अकबरनामा। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। किसने की थी? अबुल फजल। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? याद रखिएगा, अबुल फजल की जो हत्या है वो ओरछा, बुंदेलखंड के ओरछा के राजा ने इसकी हत्या की थी। याद रखिएगा। जिसकी खुशी में जहांगीर ने ओरछा में जहांगीर महल का निर्माण करवाया था। और उस समय ओरछा के जो राजा थे उनका नाम था वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। इसके बाद नेक्स्ट पुस्तक है जिसका नाम है मुंतख्वाब उल तवारिक। मुंतख्वाब उल तवारिक, इसकी रचना की थी अब्दुल कादिर बदायूं ने। किसने की थी? अब्दुल कादिर बदायूं ने। अगली पुस्तक है इसका नाम है आलमगीर नामा। इसकी रचना मोहम्मद काजिम सिराजी ने की थी। मोहम्मद काजिम सिराजी ने की थी। नेक्स्ट पुस्तक है इसका नाम है मासिर आ आलमगीरी। मासिर ए आलमगीरी है। इसको साकी मुस्तैद खान के द्वारा की गई थी इसकी रचना। मुगल काल ने इसे मुगल राज्य का गजेटियर भी कहा जाता है। मुस्तैद ए आलमगीरी के जो थे साकी मुस्तैद खां, इसको मुगल राज्य का गजेटियर कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार जादूनाथ सरकार ने इसको कहा था। मुगल कालीन किन किन प्रमुख पुस्तकों का अनुवाद किया गया उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अकबर ने फैजी के अधीन एक अनुवाद विभाग की स्थापना कर दी थी जिसको कलीला एवं दीमना नाम से जाना जाता था। पंचतंत्र जो पुस्तक है जो कि
पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। इसका फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया था। तुझके बाबरी जो कि बाबरनामा, इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने कहा। रामायण का अनुवाद बदायूनी ने किया था। लीलावती प्रसिद्ध गणित की फेमस पुस्तक है, इसको याद रखिएगा। लीलावती गणित की प्रमुख फेमस पुस्तक है, इसका अनुवाद फैजी ने किया था। अब विविध तत्व समझते हैं साहित्य के बारे में। मुगल काल के टाइम पीरियड में दारा शिकोह ने भागवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अपनी देखरेख में फारसी अनुवाद कराया था। जो दारा शिकोह था, इसने भागवत गीता तथा योग वशिष्ठ का अपनी देखरेख में ही फारसी अनुवाद कराया था। दारा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वेदों का संकलन। उसने काशी के पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का अनुवाद सिर-ए-अकबर या द ग्रेट सीक्रेट नाम से फारसी में अनुवाद कराया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो कौन सा मुगल कालीन में शासक था। हालांकि ये शासक तो रहे नहीं, ये शायद यहाँ के सबसे बड़े पुत्र शहजादा कह सकते हैं इनको, दारा शिकोह को, जिन्होंने भागवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद कराया और 52 उपनिषदों का भी अनुवाद इन्होंने फारसी भाषा में करवाया। और नाम क्या रखा है इसका? सिर-ए-अकबर, या इंग्लिश में समझ सकते हैं इसको द ग्रेट सीक्रेट। दरभंगा के महेश ठाकुर ने संस्कृत में अकबर का शासन काल का इतिहास लिखा। दरभंगा के जो महेश ठाकुर थे, इन्होंने संस्कृत भाषा में, किस भाषा में? संस्कृत भाषा में इन्होंने संस्कृत भाषा में अकबर के शासन काल का इतिहास लिखा। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी थी। अकबर ने अपने शासनकाल में इस्लाम के प्रति हिंदुओं में भाईचारा जगाने के लिए संस्कृत में अल्लोपनिषद नामक एक छोटा उपनिषद भी लिखवाया था। अकबर के समय तुलसीदास जी ने रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना की थी। रामचरितमानस को जॉर्ज ग्रेसन ने हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की एकमात्र बाइबल कहा है। जॉर्ज ग्रेसन जो कि प्रसिद्ध इतिहासकार थे, इन्होंने रामचरितमानस को हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की एकमात्र बाइबल कहा है। प्रसिद्ध पुस्तक बिहारी सतसई के लेखक आचार्य बिहारी को राजा जय सिंह का संरक्षण प्रदान था। प्रसिद्ध कवि आपने नाम सुना होगा केशव दास, जिनकी पुस्तक है रसक प्रिया, है ना। और इसके जो केशव दास जो थे, वो जहांगीर के समय के ही सर्वश्रेष्ठ कवि थे। भक्ति संत चैतन्य की जीवनी को बांग्ला भाषा में कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत नाम से लिखा है। जहांगीर के दरबारी कवि पंडित जगन्नाथ थे, जिन्होंने रस गंगाधर एवं गंगा लहरी नामक पुस्तकों की रचना की है। अब मुग़ल कालीन में आए विदेश यात्रियों की बात करते कि मुग़ल टाइम पीरियड में कौन कौन से फॉरेन ट्रैवलर आए, विदेशी यात्री आए। अकबर के काल में आने वाले जो विदेशी यात्री थे, वो फादर एक्वाविता, फादर एंथना मोन्सेरात, ये ईसाई थे। रॉल्फ फिच, जोरम जेफियर, एमैनुअल पिनहोरे, ये सभी क्रिश्चियन थे। जहांगीर के टाइम पीरियड में आने वाले जो विदेश यात्री थे, वो विलियम हॉकिंस, ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। सर टॉमस रो, पियात्रो देला वाले, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी और पेलसर्ट। शाहजहां के टाइम पीरियड में आने वाले जो विदेश यात्री थे, पीटर मुंडी जो कि इटालवी थे, यानी इटली के रहने वाले थे। जीन बैप्टिस्ट टर्बेनियर, फ्रांसिस बॉर्नियर, मैन डेसलो और निकालो पनुची।
औरंगजेब के समय आने वाले जो विदेश यात्री थे वो थे जॉन डी थैवनाट, 1666 में आए थे, फ्रांसीसी थे ये। कोमल कोमेल करेरी 1695 में आए थे, ये इटली के थे। जॉन जॉन फॉरयार ये ब्रिटेन का यात्री था। अब हम मुगल काल के संगीत के बारे में चर्चा करेंगे। भाई म्यूजिक की भी तो बात हो जाए। मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक विकास जो हुआ वो अकबर के समय में हुआ। अकबर ने स्वयं लाला कुलवंत से संगीत की शिक्षा ली थी। अकबर एक कुशल नक्कारा वादक था जो अपने संगीत प्रेम के कारण वृंदावन के संगीतक स्वामी हरिदास की कुटिया में संगीत सुनने जाया करते थे। अकबर के समय में तानसेन, बाज बहादुर, गोपाल, हरिदास, रामदास, सुजान खान, मियाँ चांद आदि श्रेष्ठ संगीतकार थे। इनका नाम आप बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। फिर से मैं आपको बता दूं, अकबर के टाइम पीरियड के जो संगीतकार थे वो तानसेन, बाज बहादुर, गोपाल, हरिदास, रामदास, सुजान खान, मियाँ चांद, ये उस समय के श्रेष्ठ संगीतकार थे अकबर के टाइम पीरियड में। जहांगीर के समय प्रमुख संगीतकारों में तानसेन के पुत्र बिलास खां और छतर खां और शौकी ये प्रमुख थे। शाहजहां तो स्वयं एक अच्छा गायक था और उसका प्रिय राग ध्रुपद था। शाहजहां के समय भक्ति गायन की एक नई शैली कसीदा का विकास हुआ था। शाहजहां के टाइम पीरियड में भक्ति गायन की एक नई शैली कसीदा का विकास हुआ था। शाहजहां ने तानसेन के नाती लाल खां को गुण समुंदर की उपाधि प्रदान की थी। याद रखिए, तानसेन के नाती थे लाल खां, उनको गुण समंदर की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। औरंगजेब द्वारा दरबारी संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया गया, फिर भी उसके समय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गईं। हालांकि औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक था, वो बहुत अच्छी वीणा बजा लेता था। औरंगजेब के समय फखरुल्लाह ने मान कौतूहल का राग दर्पण शीर्षक से अनुवाद कर औरंगजेब को समर्पित किया था। औरंगजेब ने वाद्य यंत्रों के बारे में संदेश दिया, इन्हें इतनी गहराई में दफनाओ कि इनकी आवाज़ आसानी से बाहर ना निकल सके। तानसेन के बारे में समझते हैं। तानसेन असली नाम था इनका रामतनु पांडे। मुगल काल के सबसे अच्छे गायक थे तानसेन। अकबर के समय सेवा में आने से पहले ये मध्य प्रदेश के रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि अकबर की सेवा में आने से पहले ये रीवा के महाराजा राजा रामचंद्र के दरबार में थे। अकबर द्वारा तानसेन को अपने नवरत्नों में शामिल किया गया। तानसेन को कंठाभरण वाणी बिलास की उपाधि प्रदान की गई अकबर के द्वारा। अकबर ने तानसेन को अपने नवरत्नों में से शामिल किया और तानसेन को कंठाभरण वाणी बिलास की उपाधि प्रदान की गई। तानसेन ने रुद्रवीणा नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मियाँ के मल्हार, मियाँ की ठोड़ी, मियाँ की सारंग जैसे रागों का आविष्कार किया। ये तानसेन के जो सारंग है वो काफ़ी फेमस है, इसको ध्यान रखिए। इन्हें रुद्र वीणा नाम के एक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था, जिसके अलावा उन्होंने मियाँ की मल्हार, मियाँ की ठोड़ी, मियाँ के सारंग जैसे रागों का आविष्कार किया था। अबुल फजल ने आईने अकबरी में श्रेष्ठ जो 36 जो श्रेष्ठ गायकों का अकबर के दरबार में संरक्षण पाने का उल्लेख किया है। तानसेन के सम्मान में तो अबुल फजल कहते हैं कि उनके समान गायक पिछले 1000 वर्षों में भारत में नहीं हुआ है। अब सोच लीजिए तानसेन
कितने अच्छे गायक थे। आगे देखते हैं। तो ये हमने आपको बताया कि तानसेन के बारे में। अब आगे देखते हैं औरंगजेब के पुत्र। औरंगजेब के पुत्र मिर्जा मोहम्मद ने भारतीय संगीत पर तूफुतुल हिंद नामक एक पुस्तक लिखी। याद रखिए, एक पुस्तक है जिसका नाम है तुहफुतुल हिंद। मिर्जा मोहम्मद ने लिखी है, औरंगजेब के पुत्र ने। उत्तरवर्ती मुगल शासकों यानी औरंगजेब के बाद जो होने वाले शासक थे, उनमें संगीत का सर्वाधिक विकास अगर हुआ तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हुआ। अगर औरंगजेब के बाद जो आगे के जो शासक हुए मुगल शासक, उनमें अगर सर्वाधिक संगीत का विकास हुआ तो भाई मोहम्मद शाह रंगीला के ही समय हुए। इन्हें ये पिया उपनाम से ख्याल गायकी किया करते थे। याद रखिएगा, जो मोहम्मद शाह जो रंगीला थे, ये पिया उपनाम से ख्याल गायकी किया करते थे। अब हम ये समझते हैं कि मध्यकाल में, मिडेवल पीरियड में, साइंस, टेक्नोलॉजी और जो चिकित्सा है उसकी क्या स्थिति थी, उसके बारे में भी तो चर्चा कर लें कि भाई साइंस, टेक्नोलॉजी और जो चिकित्सा है उसके बारे में क्या स्थिति थी मिडेवल पीरियड में। फिरोज शाह तुगलक ने, ये पूरे मुगल काल की बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि मध्यकालीन में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा के समय क्या स्थिति थी। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 में एक वैधशाला की स्थापना करवाई, जहां पर एक विशेष प्रकार के नक्षत्र यंत्र और जल घड़ी जिसे वाटर क्लॉक स्थापित कराए गए थे। मुगल काल में देखें तो मुगल काल में सबसे ज़्यादा खगोल विदों की नियुक्ति हुमायूं के द्वारा की गई थी। शाहजहां के समय एक ज्योतिषविद मुल्ला फरीद ने चिज ए शाहजहानी नामक एक खगोलीय चार्ट तैयार किया था। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण काम 18वीं शताब्दी में राजा जय सिंह ने किया था। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। जय सिंह की, जो राजा जय सिंह थे, जय सिंह की गणित, वास्तुकला और खगोल विज्ञान में बहुत ज़्यादा रुचि थी। इन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा व कई स्थानों पर जंतर मंतर वेधशालाओं का निर्माण कराया। इनके पास यूक्लिड आप जानते हैं, जिन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है, कि एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री का संस्कृत में इन्होंने अनुवाद किया था। मियाँ वहेवा ने 1500 ईस्वी में दवाओं के विस्तृत अध्ययन के लिए एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था तिब्बी आ सिकंदर शाही, जिसमें उन्होंने कई आयुर्वेदिक स्रोतों का उल्लेख किया है। भारत ने यूरोप से पहले ठंड मिश्रण यानी कि फ्रीजिंग मिक्सर की खोज की। साल्ट पीटर अर्थात पोटेशियम नाइट्रेट का, साल्ट पीटर बोलते हैं KNO3, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, का उपयोग 1580 से पहले पानी को ठंडा करने के लिए किया जाता है और इस खोज का श्रेय सम्राट अकबर को दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार मैंने आपको बताया कि मिडेवल पीरियड में साइंस, टेक्नोलॉजी और मेडिकल के लाइन में क्या क्या उपलब्धि हासिल हुई और किसने क्या क्या आविष्कार किए। इसके साथ साथ मैंने इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मुग़ल काल में चित्रकला की क्या स्थिति थी, मुग़ल काल में साहित्य की स्थिति क्या थी, मुग़ल काल में स्थापत्य कला की क्या स्थिति थी,
मुगल काल में चित्रकला और स्थापत्य कला की क्या क्या स्थिति थी, इन सभी के बारे में मैंने चर्चा किया। और इस प्रकार मैंने आपको मध्यकालीन भारत का पूरा पाठ करा दिया। अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक भी करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप हैं सभी में शेयर करें, क्योंकि मैंने जो आपको ये बताया है भाग 1 से लेके भाग 16 तक, मैं आपको बता दूं, मैंने इसमें भाग 1 से लेकर भाग 16 तक, यानी कि अगर आप भाग 1 से भाग 16 तक सारे वीडियो देख लें तो आपका मिडेवल हिस्ट्री से यानी कि मध्यकालीन भारत से एक भी क्वेश्चन कहीं भी आउट नहीं होने वाला। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम के लिए मैंने आपको कंप्लीट स्टडी कराई है। तो इस प्रकार मैंने ये इसका सबसे आखिरी पार्ट था और मैंने इसको फिनिश कर दिया। मिलते हैं, अब हम एक नई सीरीज़ लेकर आएंगे जिसमें आपको फिर से पार्ट कराएंगे। अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।